नमस्कार मित्रों। इस ऑडियो बुक में हम वीर सावरकर की जीवनी के बारे में देखेंगे और उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे भी। इसके 3 पार्ट आएंगे इनकी बुक के और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इस बुक को लिखा श्री राम शर्माचार्य जी ने, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आप भी इसको सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र यज्ञ हुतात्मा वीर सावरकर। रत्न गर्भा भारत माता ने समय समय पर जिन विभूतियों को उत्पन्न किया है, स्वनाम धन्य नर शार्दुल सावरकर का स्थान उनमें बहुत ऊंचा है। सांसारिक अभ्युदय के लिए जिन साधनों, जिन योग्यताओं और जिन सुविधाओं की आवश्यकताएं हैं, उन सबके होते हुए भी सावरकर जी ने अपनी जवानी में अपने उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि संपन्न सफल पारिवारिक जीवन, इष्ट मित्रों बंधु बांधवों की सुनहरी आशाओं पर पानी फेर भारत माता की एक एक आह पर अपनी अनेक अतृप्त चाहों को बलिदान कर दिया था। महाराष्ट्र के चिर पावन ब्राह्मणों का वंश भारत में प्रसिद्ध है। विगत 2 शताब्दियों से इस वंश में निरंतर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रिय भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए विदेशियों से जूझते हुए अपने प्राण तक देना गौरव का चिन्ह समझा है। 1857 के क्रांति युद्ध के नेता नाना साहेब पेशवा, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के, पूना के अंग्रेज अधिकारियों को मारकर प्राण दंड पाने वाले चापेकर बंधु और रानाडे तथा लोकमान्य तिलक भी इसी वंश में पैदा हुए थे। मतलब ये महाराष्ट्र के चीर पावन ब्राह्मणों का वंश जो है, इन्हीं में ये सब पैदा हुए थे, ये सभी क्रांतिकारी। इसी वंश में नासिक के समीप भगुर नामक गांव में श्री दामोदर पंत सावरकर के यहाँ 28 मई सन 1883 को हमारे चरित्र नायक श्री विनायक सावरकर का जन्म हुआ था। यानी 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था, जो आगे चलकर क्रांतिकारियों के अग्रणी बने, जिनको विदेशियों ने हुतात्मा कहकर संबोधित किया, जिसे यूरोपीय राजनीतिज्ञों ने मेजनी, गैरिबाल्डी, उल्फटोन आदि कहकर उसकी प्रशंसा की और जिसे अखिल भारतवर्ष ने स्वतंत्र वीर की उपाधि से विभूषित किया। एक्चुअली ये जो मेजनी है ये इटली के रहने वाले क्रांतिकारी थे। गैरिबाल्डी भी क्रांतिकारी हैं और उल्फटोन के बारे में उतना मुझे अभी जानकारी नहीं है। सावरकर बंधु 3 भाई थे। बड़े भाई श्री गणेश, मंझले हमारे चरित्र नायक श्री विनायक और छोटे श्री नारायण। तो जो 3 भाइयों में जो दामोदर दास थी विनायक सावरकर, वो मंझले थे। शैशव काल। किशोर अवस्था में ही विनायक में ईश्वर प्रदत्त दैवी शक्तियां दृष्टिगोचर होने लगी थी। इनके पिता इनमें ऊंची भावनाएं भरने के लिए महाभारत और रामायण की कहानियां तथा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि राष्ट्रीय वीर पुरुषों की गाथाएं सुनाया करते थे। इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे और वे अपने पुत्र में भी काव्य प्रतिभा पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें मराठी के प्रख्यात कवि वापन, मोरोपना और संत तुकाराम की कविताएं सुनाया करते थे। इससे उनमें बचपन में ही ऐसी प्रेरणा हुई कि 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता करना आरंभ कर दिया था। मैं केवल 10 वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिया था सावरकर जी ने, और मराठी के प्रसिद्ध पत्र उन्हें चाव से छापने लगे थे। यद्यपि वे यह न जानते थे कि इनका रचयिता 10-12 वर्ष का एक बालक है। घर में बहुत से ग्रंथ एवं पत्र पत्रिकाएं पड़ी रहती थी। इनमें महाभारत का मराठी अनुवाद केसरी पत्र, ठीक है, महाभारत का मराठी अनुवाद केसरी पत्र की प्रतियां तथा मराठा वीरों की विजय गाथाओं से भरी पुस्तकें प्रमुख थी। तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं उनके घर में रहती थी, बहुत सारी किताबें थी, उनको पढ़ते थे। तभी तो एक कवि 10-12 साल की आयु से ही कविता लिखने लगे थे। फुर्सत के समय में विनायक इन्हें पढ़ा करते थे और अपने साथियों में राष्ट्रीयता के भाव भरा करते थे। इसके कारण वे अपने मित्रों में विद्वान, देशभक्त और ओजस्वी वक्ता के रूप में पूजे जाते थे। अपने पिता के साथ विनायक प्रतिदिन देव पूजा किया करते थे। घर में दुर्गा की एक भव्य मूर्ति थी। उन्हें विदित था कि शिवाजी देवी दुर्गा के एक निष्ठ भक्त थे। इनके लिए श्री दुर्गा प्रेरणा शक्ति थी। वे कई घंटों तक उसके समीप बैठे रहने और अपने देश को पराधीनता से मुक्त कराने हेतु सहायता की याचना किया करते थे। दुर्गा माँ के सामने कई घंटों बैठकर अपने देश को गुलामी के जंजीरों से छुड़ाने की सहायता के लिए, कि छुड़ाने में सहायता देने के लिए दुर्गा माँ से याचना किया करते थे। सन 1897 में महाराष्ट्र में राजनीतिक जागरण का जोर था। राष्ट्रीय महासभा का शानदार सफल अधिवेशन, शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव आदि समारोहों ने मराठा युवकों में एक अभूतपूर्व जोश पैदा कर दिया। पूना इस आंदोलन का केंद्र था। इस जोशीले राजनीतिक वातावरण से विनायक बहुत प्रभावित हो रहे थे। उसी समय पूना में भयानक प्लेग की बीमारी फैल गई
और प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति उचित चिकित्सा के अभाव में काल के ग्रास बन रहे थे। 30 पर अंग्रेज अफसरों ने प्लेग के चूहों का निर्मूलन करने के नाम पर घरों में घुसकर संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों के साथ में अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के इस अशिष्ट एवं उद्दंड व्यवहार से कुपित होकर एक दिन चापेकर बंधुओं ने एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर रैंड को गोली से उड़ा दिया। यह समाचार बिजली की भांति सर्वत्र फैल गया। धरपकड़ आरंभ हुई। नाथू बंधु निर्वासित किए गए। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। चापेकर बंधु को प्राण दंड दिया गया। जिस दिन चापेकर बंधु यरवदा जेल में फांसी पर लटकाए गए, उसी दिन उन्होंने प्रातः उठकर प्रार्थना की और भगवत गीता का पाठ करते हुए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। किशोर विनायक सावरकर पर इस घटना का गहरा असर हुआ। वे आप ही आप बोलने लगे। चापेकर बंधुओं ने मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो क्या मैं मौज शौक में ही अपना जीवन बिताते हुए अंग्रेजों के अत्याचारों को केवल दर्शक बनकर देखता रहूं? चापेकर का कार्य अधूरा पड़ा है, मैं उसे पूरा करूंगा, अन्यथा उसके प्रयत्नों में अपनी प्राण हुति दे दूंगा। वे तत्काल घर में प्रतिष्ठित दुर्गा के सम्मुख उपस्थित हुए। थोड़ी देर तक आंखें मूंद कर शांत खड़े रहने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं भारत माता की दास श्रृंखलाएं तोड़ने के लिए अपना जीवन अर्पण करता हूं। मैं गुप्त संस्थाएं खोलूंगा, शस्त्र बनाऊंगा और समय आने पर हाथ में लेकर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ता लड़ता मरूंगा। उस दिन से विनायक ने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए नियमित कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने सन 1900 में नासिक में एक मित्र मेला नाम से एक संस्था बनाई, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। यह आरंभ से ही क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यह संस्था अपना कार्य गुप्त और प्रकट दोनों प्रकार से करती थी और धीरे धीरे शाखाएं सारे भारत में फैल गई थी। इस संस्था का महाराष्ट्र के प्रमुख नगरों में शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाए जाते थे और इनके द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाई जाती थी। आम सभाओं में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार कर नवयुवकों को मित्र मेला में भर्ती किया जाता था। यौवन काल राजनीतिक आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लेते हुए उन्होंने अध्ययन की कभी उपेक्षा नहीं की और न अपने साथियों को ही करने दी। यही कारण है कि विनायक परीक्षा में कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब कभी फेल नहीं हुए। 1901 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कॉलेज की शिक्षा के लिए नासिक छोड़कर पूना जाने का निश्चय किया। पूना के फर्गुसन कॉलेज में प्रविष्ट होते ही उन्होंने निश्चय किया कि मैं महाराष्ट्र के कोने कोने से पूना में विद्याध्ययन के लिए आने वाले छात्रों में राष्ट्रीय विचारों का प्रचार कर सारे प्रांत को थोड़े ही समय में हिला दूंगा, ताकि यहाँ से स्नातक बनकर निकले हुए विद्यार्थी अपने अपने स्थानों में जाकर प्रांत भर में क्रांति की लहर को फैला दें। कॉलेज के अध्ययन काल में लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। इतिहास में इनकी स्वाभाविक रुचि थी और संसार की समग्र क्रांतियों के इतिहास का उन्होंने गहन अभ्यास किया था। उनकी वक्तृत्व शक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता लोकमान्य तिलक एवं शिवराम पंत परांजपे तक उनकी वक्तृत्वता से प्रभावित हो गए थे। वक्तृत्वता मतलब बोलने की जो कला है उसे कहते हैं। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, लेकिन वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। उस समय जबकि अनेक भारतीय नेतागण तक होम रूल आंदोलन चलाते हुए भी खुल्लम खुल्ला स्वराज की मांग करने में डरा करते थे, विनायक सावरकर खुलेआम स्वतंत्रता और क्रांति के लिए जनता का आह्वान कर रहे थे। जब कॉलेज के आराम तलब और फैशनेबल लड़के सहभोजों और खेलों में व्यस्त होते थे, उस समय सावरकर की मित्र मेला के सदस्य रविवार की संध्या को पहाड़ियों की आंचल में छिपे हुए किसी जन शून्य खंडहर में एकत्रित होने और वहां स्वाधीनता के लिए लड़े जाने वाले स्वतंत्र युद्ध की योजनाएं निर्धारित करते। सावरकर की इन उग्र प्रवृत्तियों से कॉलेज के अधिकारी सतर्क हो गए। वे इन क्रांतिकारी विचारों को विद्यार्थियों के लिए हानिकारक समझने लगे। कुछ लोगों ने इन्हें नरम दल में लाने का काफी प्रयत्न भी किया, परंतु सभी प्रयत्न पूर्ण रूप से विफल ही सिद्ध हुए, क्योंकि सावरकर के लिए मैजिनी, गरिबाल्डी, शिवाजी और समर्थ रामदास ही आदर्श थे। सावरकर तथा उनके संगी साथी सब एक जैसे कपड़े पहनते, निर्धनता का जीवन बिताते, कठोर अध्ययन करते, नियम पूर्वक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते, शारीरिक व्यायाम करते और साथ साथ राजनीतिक विषयों पर विचार करते हुए सदा यह सोचा करते थे कि किस प्रकार अन्य पराधीन राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्रता की बेड़ियां तोड़ी और किस प्रकार भारत भी इन बेड़ियों को काट सकता है। कभी कभी ये अपने दल के साथ पूना के समीपस्थ सब पहाड़ी दुर्गों में जाया करते, जहां उनके पूर्वजों ने अपनी वीरता की छाप अंकित की थी। कभी वे सिंहगढ़ को देखने जाते
और उनके विजयी सेनापति तानाजी की वीरता का स्मरण करके ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि वह उनमें भी ऐसा बल दे ताकि वे अपने राष्ट्र के प्रति स्व कर्तव्य का यथोचित पालन कर सके। 1905 से 1906 में देश में स्वदेशी आंदोलन का जोर हुआ। सावरकर इसमें उत्साहपूर्वक कूद पड़े। इन्होंने पूना, नासिक तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में स्वदेशी प्रचार पर ओजस्वी भाषण दिए। ग्रीष्मावकाश में वे दिन में 3-3, 4-4 जगह सभाएं कर भाषण देते। इनके भाषणों का जनता पर इतना हृदयग्राही प्रभाव पड़ता था कि सहस्त्रों मनुष्य, मतलब बहुत सारे मनुष्य उन्हें मंत्र मुग्ध हो सुना करते। जनता में विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए सावरकर दल ने विदेशी वस्तुओं की एक बड़ी होली जलाने का निश्चय किया। यह विचार उस जमाने में इतना उग्र था कि स्वयं लोकमान्य तिलक भी ऐसा साहस करने में आगा पीछा सोच रहे थे, परंतु सावरकर ने इस काम को करने का बीड़ा उठा लिया और अनेक सभाओं में जोशीले भाषण देकर पूना की जनता को इसके लिए तैयार कर लिया। इस विषय में बुलाई गई अंतिम सभा में सावरकर ने ओजस्वी वाणी से जनता को संबोधित करते हुए कहा, विदेशी वस्त्रों को घृणित और अपवित्र समझकर अग्नि की भेंट कर दो। इस पवित्र अग्नि को साक्षी रखकर आज और अभी से स्वदेशी का व्रत धारण करो। इस आह्वान का जनता ने सहर्ष स्वागत किया और जिसने जो कुछ विदेशी वस्त्र धारण किया था, कुर्ता, पाजामा, पैंट, कोट, टोपी, सब कुछ होली में फेंक दिया। भीड़ में से एक व्यक्ति ने आपत्ति करते हुए कहा, वस्त्रों को जलाने से क्या फायदा, यह तो उसका अपव्यय हुआ, मतलब बर्बादी हुई। इस पर विनायक ने बड़ी तेजी से उत्तर दिया, इस विदेशी वस्त्रों की होली द्वारा उत्पन्न स्वदेश की भावना को आने पाइयों से नहीं गिना जा सकता। विदेशी वस्त्रों की नहीं, विदेशी साम्राज्य की होली का प्रतीक है। पूना शहर के मध्य एक भव्य मैदान में विदेशी वस्त्रों का विशाल ढेर लगाया गया। अग्नि प्रज्वलित की हुई और ऊंची ऊंची लपटों से चारों ओर खड़ी जनता उत्साहित और प्रकाशित हो उठी। भारत में विदेशी वस्त्रों की यह सर्वप्रथम होली थी, जिसका सारा श्रेय सावरकर को था। इस अवसर पर स्वयं लोकमान्य तिलक उपस्थित रहे और उन्होंने भी अपने जोशीले भाषण से जनता को स्वदेशी व्रत के लिए प्रोत्साहित किया। इस होली कांड से समाचार पत्रों में बड़ी हलचल मच गई। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, बंगवासी आदि पत्रों में यह समाचार प्रमुख रूप से प्रकाशित हुआ और उस पर कई दिनों तक टीका टिप्पणियां होती रहीं। सरकार परस्त एवं अधगोरे पत्रों ने इसकी तीव्र आलोचना की, जिसके कारण कॉलेज के अधिकारी आतंकित हो गए और उन्होंने सरकारी कोप से बचने के लिए आंदोलन के नेता सावरकर को 10 रुपये दंड तथा 24 घंटे के भीतर छात्रावास छोड़ने का आदेश दिया। इस पर केसरी, काल आदि महाराष्ट्र के अग्रगण्य राष्ट्रीय पत्रों ने कॉलेज के अधिकारियों की घोर निंदा की। नासिक की जनता ने इसके उत्तर में सावरकर के समर्थन में वहां भी विदेशी वस्त्रों की प्रचंड होली जलाई। अनेक शहरों और कस्बों की सभाओं में सावरकर की प्रशंसा में प्रस्ताव पास किए गए और उनके लिए धनराशि एकत्रित की गई, जिससे सावरकर न केवल कॉलेज की दंड राशि ही चुका सके, बल्कि उन्होंने शेष धन सार्वजनिक निधि को दान दिया। बाद में बंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें बीए की परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी और वे प्रथम श्रेणी में बीए में उत्तीर्ण हुए। अब आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रांतिकार श्री गणेश और टॉपिक है इंग्लैंड के प्रस्थान। फिर एक और टॉपिक है हमारा लंदन में गिरफ्तारी। फिर है भारत की ओर प्रस्थान। फिर है अंडमान की काल कोठरी में। फिर है आपका एक और टॉपिक कौन सा है, हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या, ठीक है। और फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो बाकी में देखेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।